नमस्कार, मैं एस.के. मुरारी, प्राचार्य एस.के.एम. पब्लिक स्कूल ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, आपको आज ग्रामोत्थान विद्यापीठ के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। हम खड़े हैं इस समय बहादुर सिंह भोविया जी की मूर्ति के पास। जिस ग्रामोत्थान विद्यापीठ की बात हम करते हैं उसकी शुरुआत जो है सन 1917 में इन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ। इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की सोच से पहला विद्यालय जो कि जाट विद्यालय के रूप में जाना गया, उसकी शुरुआत हुई। आइए उनके जीवन पे प्रकाश डालते हैं। शिक्षादानी चौधरी बहादुर सिंह भोविया जी, इनका कार्यकाल जो है जन्म 1882 और अंतिम सांस उन्होंने 1924 में ली। जाट विद्यालय संगरिया के संस्थापक चौधरी बहादुर सिंह भोविया का जन्म पिता चौधरी मोतीराम भोविया के घर ग्राम बिरंगखेड़ा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब में सन 1982 में माता लिच्छमा देवी की कोख से हुआ था। उन्होंने गांव कुलार में अपने मामा चौधरी हिम्मत राम स्योरान के यहाँ रहकर एक पंडित जी से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। वे शरीर से दुबले पतले, व्यवहार में चुस्त और नटखट एवं बुद्धि में कुशाग्र थे। तत्कालीन रिवाज के अनुसार उनका विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया था। यौवन के प्रारंभ में उन्होंने क्रमशः पटवार और बीकानेर राज्य में सेना में नौकरी ग्रहण की, पर अफसरों के रूखे व्यवहार से रुष्ट होकर उन्हें त्याग दिया। सेना में रहने से वे निर्भीक और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी बन गए। अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, अशिक्षित और भोले भाले ग्रामीण लोगों के साथ जगह जगह होने वाले अपमानजनक व्यवहार को देखकर वे दुखी हुए और उन्होंने उनमें जागृति लाने के लिए शिक्षा प्रचार का संकल्प लिया। तो इस सोच के साथ उन्होंने 9 अगस्त 1917 को हनुमानगढ़ में जाट स्कूल की स्थापना करके उस संकल्प को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। वहाँ का जलवायु अच्छा न होने के कारण सन 1918 में विद्यालय संगरिया लाया गया। वे अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा प्रचार को अर्पित कर चुके थे। उन्होंने अपने मित्र ठाकुर गोपाल सिंह पन्नीवाली से भूमि दान लेकर विद्यालय के लिए कच्चा भवन बनवाया और जाट विद्यालय की शालाओं के रूप में मटीली, कुलार, दीनगढ़, गोलूवाला, घुमड़वाली आदि गांवों में पाठशालाएं प्रारंभ की। इस शिक्षा प्रचार के व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें दान संग्रह के लिए गांव-गांव दर-दर भटकना पड़ा। बनारस, कलकत्ता जैसे दूर के स्थानों पर भी मारवाड़ी सेठों के पास जाना और आमरण अनशन तक भी करना पड़ा। ऐसे दृढ़व्रती चौधरी बहादुर सिंह का देहावसान जून 1924 को संगरिया में 42 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया। उन्हीं का वह जाट विद्यालय रूपी पौधा आज ग्रामोत्थान विद्यापीठ रूपी वट वृक्ष बनकर इलाके को शिक्षा दान दे रहा है। हम चौधरी बहादुर सिंह भोविया जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। आइए अब स्वामी केशवानंद जी के बारे में जानकारी लें। नमस्कार, मैं एस.के. मुरारी, प्राचार्य एस.के.एम. पब्लिक स्कूल, आपके सामने एक बार फिर। हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह खड़े हैं इस समय। ये स्वामी केशवानंद जी का मंदिर है जो कि एस.के.एम. पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्थित है। सन 1972 में जब स्वामी जी ने अंतिम सांस ली, उस समय पूरे संगरिया शहर में स्वामी जी की शव यात्रा निकाली गई। लोगों ने अंतिम दर्शन किए और उसके बाद इसी जगह पर, इसी स्थान पर स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया गया। तो इस पावन जगह को हम नमन करते हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर हम स्वामी जी के जीवन से जुड़ी जो चित्र प्रदर्शनी इस मंदिर में चारों तरफ लगी हुई है उसका अवलोकन करते हैं। आइए। स्वामी जी के बचपन के दिनों की बात करते हैं। स्वामी जी सीकर जिले के मंगलूना गांव में
उनका जन्म हुआ था। जो ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये 56वां अकाल जिसे कहा जाता है, संवत 1956 में अकाल पड़ा था। उस समय का चित्र यहाँ दिया गया है। काफ़ी बुरी स्थिति थी। यहाँ जो इसका डिटेल दिया है इसको देखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूना गांव से श्रीमती सारा अपने पति चौधरी ठाकरसी की मृत्यु के पश्चात अपने इकलौते 5 वर्षीय पुत्र बीरमा, जो कि बाद में स्वामी केशवानंद जी बने, को लेकर नोहर तहसील के केलनिया गांव में आ बसी। वहीं गौएं चराते हुए बीरमा का बचपन बीता। भीषण 56वें संवत, जो जिसकी बात हमने पहले की, सन 1899 में अकाल में माता की मृत्यु के पश्चात वह 16 वर्ष की आयु में अपना झोपड़ा, अपना घर छोड़कर एक काफिले के साथ चल दिए। नोहर, भटिंडा, गिदरबाहा, मलोट, अबोर होते हुए वह झूमिया वाली गांव में जा पहुँचे। उस क्षेत्र में अकाल सहायता के बहाने ईसाई धर्म प्रचारक ऐसे अकाल पीड़ित लोगों को ईसाई बनाने में लगे हुए थे। झूमिया वाली के एक प्रमुख चौधरी ने वैद्य गंगाराम से कहा कि इस अकेले लड़के को ईसाई पादरियों के चुंगल से बचाने के लिए दान संग्रह हेतु आए आर्य अनाथालय प्रचारक के साथ फिरोजपुर भिजवा दें। निराश्रित बीरमा को सर्वप्रथम उस अनाथालय में शरण मिली। वहाँ से आर्य अनाथालय फिरोजपुर में, जो कि बीरमा का प्रथम गुरुकुल था, बीरमा यानी स्वामी केशवानंद जी, वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि नन्हा बालक जो है बीरमा गुरुकुल में मौजूद हैं। आर्य अनाथालय फिरोजपुर बीरमा का पहला गुरुकुल बना। वहाँ लगभग 3.5 वर्ष रहकर उसने संस्कृत, हिंदी पढ़ना सीखने के साथ साथ प्रार्थना, संध्या, हवन आदि में भाग लेकर और आर्य उपदेशकों के प्रवचन सुनकर आर्य समाजी संस्कार ग्रहण किए। 20 वर्ष का होते ही उसे अनाथालय छोड़ना पड़ा, किंतु तब तक उसे संस्कृत, हिंदी पढ़ने की धुन लग गई थी। जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन आजकल होता है, बच्चा 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देता है, उस प्रक्रिया से ना गुजर के बहुत बाद में इनको पढ़ने का मौका मिला। संस्कृत पढ़ने की जो उनकी इच्छा थी वो उन्हें फाजिल्का में उदासी मत में लेकर आई। आगे का प्रकरण देखें, यहाँ फाजिल्का में है स्वामी जी। बीरमा संस्कृत, हिंदी पढ़ने की धुन लिए लगभग वर्ष भर इधर उधर भटकने के बाद एक दिन फाजिल्का के उदासी साधु कुशलदास जी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे कि उसे संस्कृत पढ़ा दी जाए। संत कुशलदास जी ने उसे उसकी जाति पूछी। उसने कहा कि मैं जाट हूँ। संत जी ने उसे समझाया कि जाट को कोई संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, यदि तुम साधु हो जाओ तो तुम संस्कृत पढ़ने के अधिकारी हो सकते हो। मजबूरी हर काम करवाती है। स्वामी जी बीरमा जो है तैयार हो गए और संत कुशलदास जी को गुरु धारण कर उदासी मत में दीक्षा ग्रहण कर ली। यहाँ से उनका जीवन फिर आगे बढ़ा और अभी तक हम बीरमा नाम को जान रहे हैं। बीरमा से स्वामी केशवानंद जी कैसे बने उसका जिक्र यहाँ है। कुंभ मेले की बात है। सन 1905 में प्रयाग में कुंभ मेले की बात सुनकर बीरमा फाजिल्का से पैदल चलकर दिल्ली आगरा होते हुए संगम पर जा पहुँचे। वहाँ अवधूत हीरानंद जी द्वारा आयोजित आत्म पुराण की कथा में वह वाचक के रूप में शामिल हो गए। एक दिन संत कुशलदास जी अवधूत हीरानंद जी से मिलने पहुँचे। बीरमा ने उन्हें प्रणाम किया। वहाँ शिष्य को मिलकर गुरु बड़े प्रसन्न हुए। अवधूत हीरानंद जी संत कुशलदास जी से बोले, आपका यह शिष्य बड़ा होनहार है, इसका कथा वाचन में उच्चारण बड़ा शुद्ध है, यह तो दूसरा केशवानंद है। बीरमा को यही नाम भा गया और तब से उसने अपना नाम केशवानंद रख लिया। बचपन का बीरमा बड़े होकर केशवानंद हो गए। फाजिल्का में गुरु के प्रिय शिष्य थे और वहाँ जो घटना घटी उसके बाद उन्हें गुरु गद्दी पर बैठाया गया। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। लोकाचार की भाषा में 56वें अकाल में 9 वर्ष बाद 65 संवत 1965 की बात हो रही, यानी सन 1908 ईसा पूर्व के में बागर में भारी वर्षा हुई। अक्सर यहाँ बरसात कम होती है राजस्थानी क्षेत्रों में, लेकिन उस समय अच्छी बारिश हुई। तो केशवानंद जी अपने क्षेत्र में समा लगाने की खुशी में मतीरे ककड़ी खाने की इच्छा से नोहर रावसर क्षेत्र
में गए हुए थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा जन्म स्थान होता है वो हमें खींच लाता है। तो स्वामी जी अपने घर पहुँचे, वहीं पर उन्हें सूचना मिली कि गुरु कुशलदास जी का देहावसान हो गया है और गुरु गद्दी वे साधु केशवानंद के नाम कर गए हैं। वे फौरन फाजिल्का पहुँचे। डेरे की मरम्मत व उचित प्रबंध के बाद उन्होंने गुरु जी के श्राद्ध स्वरूप भव्य भंडारे का आयोजन किया। तो ये भंडारे का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। स्वामी केशवानंद जी, जो कि उस समय साधु केशवानंद जी कहे जाते थे, गुरु गद्दी पर बैठे हुए हैं। फिर फाजिल्का, जो कि पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ के बारे में जानकारी। स्वामी जी जब गुरु गद्दी पर बैठे, आगे क्या हुआ। स्वामी केशवानंद जी ने सन 1910 के प्रारंभ में नौहर, राजस्थान के विद्वान पंडित शिव नारायण शास्त्री से वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया और वहाँ से लौटते ही फाजिल्का के आश्रम में वेदांत पुष्प नामक वाटिका नाम से पुस्तकालय वाचनालय की स्थापना की, जो कालांतर में साधु आश्रम पुस्तकालय के नाम से विकसित हुआ। आश्रम में ही एक संस्कृत पाठशाला का भी प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत प्रसिद्ध वेदांत केसरी स्वामी गंगेश्वरनंद जी प्रज्ञा चक्षु सन 1916-17 में न्याय शास्त्र के छात्र के रूप में उपस्थित रहे। साधु संतों के भजन कीर्तन के लिए आश्रम के बीचों बीच एक सत्संग भवन बनवा दिया गया। स्वयं स्वामी जी गांव में लोगों को सदुपदेश देकर अवसर यानी खर्च आदि निरर्थक और अपव्यय वाली धार्मिक रूढ़ियां त्यागने के लिए समझाते थे। वे स्वामी केशवानंद जी उपदेशक के नाम से जाने जाते थे। वे पंचकोशी, दानेवाला आदि गांवों में रात्रि में हिंदी भी पढ़ाया करते थे। ये अक्सर कहा जाता है कि जिस चीज़ को आदमी बड़े मुश्किल से ग्रहण करता है, उस चीज़ के प्रति उसका प्यार जो है बढ़ जाता है। स्वामी जी ने बड़े कठिनाई से पढ़ना लिखना सीखा था, तो अब ये चाहते थे कि समाज में भी पढ़ाई का प्रचार प्रसार हो। गुरु गद्दी पर फाजिल्का में स्वामी जी थे, लेकिन कहीं उनको कुछ बात कचोट रही थी, तो उन्होंने गुरु गद्दी का त्याग किया। सुनते हैं। सन 1916 तक स्वामी केशवानंद जी ने फाजिल्का के आसपास के देहात में ऐसा संपर्क बना लिया था कि लोग उन्हें भारी सम्मान देने और उनकी समाज सुधार की बातों पर गौर करने लगे थे। एक दिन उन्होंने गुरु आश्रम में साधु समाज और फाजिल्का के नागरिकों की एक सभा बुलाई और कहा, इस इलाके में समाज में फैली कुरीतियां और अशिक्षा दूर करने के लिए हिंदी का प्रचार होना जरूरी है। मैं अब बंधन में रहना नहीं चाहता और सारा समय समाज सेवा में देना चाहता हूँ। मेरे गुरु भाई कृष्णानंद जी गुरु गद्दी की महंताई का काम बखूबी कर लेंगे, इसलिए आज से मैं गुरु गद्दी उन्हें सौंपकर उस कार्य से मुक्त हो रहा हूँ। इन शब्दों के साथ उन्होंने सर्वथा निर्लिप्त भाव से फाजिल्का के डेरे और अलव्य गुरु गद्दी पर कृष्णानंद जी का अभिषेक करके उसे त्याग दिया। अक्सर हम देखते हैं समाज में कि कोई कुर्सी मिल जाती है, गुरु गद्दी मिल जाती है, तो उसे त्यागना जो है मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन स्वामी जी को लगा कि वो किसी और काम के लिए बने हैं, उन्हें कुछ और करना है, तो वो त्याग करके वो आगे बढ़ चले। हम जो भी बात कर रहे हैं ये आज़ादी से पहले की चर्चा कर रहे हैं, 1947 के पहले की। 1916 तक की हमने बात सुनी, और चूँकि वो दौर था क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, अंग्रेज़ों से लड़ाई का, तो स्वामी जी भी इस लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बारे में यहाँ जो जिक्र आता है वो देखते हैं। असहयोग आंदोलन में जेल यात्रा, यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं स्वामी जी कोर्ट में हैं और उनके ऊपर केस जो है चलाया जा रहा है। सन 1918 में स्वामी जी दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में गए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1921 में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उनके विरुद्ध एक अंग्रेज CID अफसर ने अपनी डायरी से पढ़कर गवाही दी कि यह स्वामी कहता है, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वर हूँ शंभु ना तू रह हूँ कुंवारी। जिसका मतलब यह है कि अंग्रेजों को भारत से निकालने की बार बार कोशिश करेगा। जज के पूछने पर स्वामी जी बोले, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। इस पर स्वामी जी को 2 साल की जेल की सज़ा हो गई।
जिसे उन्होंने गांधी जी के सच्चे अनुयायी की भांति भुगता और सन 1923 में मुक्त होकर अबोहर लौटे। अबोहर जो कि संगरिया से लगा हुआ इलाका है। स्वामी केशवानंद जी ने हिंदी प्रचार के उद्देश्य से सन 1920 में अबोहर में उत्साही नवयुवकों और नगर पालिका के सहयोग से एक नागरिक प्रचारणी सभा आरंभ की, जो उनके असहयोग आंदोलन में जेल चले जाने पर बंद हो गई थी। जेल से लौटने पर उन्होंने एक स्थायी संस्था खड़ी करने के विचार से अबोहर और इलाके के गांवों से दान संग्रह करके भूमि खरीदी और 24 जनवरी सन 1924 को उसमें सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के हाथों से पुस्तकालय भवन की नींव रखवाई। स्वामी जी के अथक परिश्रम से 5 वर्ष में भवन पूरा हुआ। उसका नाम साहित्य सदन अबोहर रखकर उद्घाटन लाहौर के प्रसिद्ध रईस राय साहब गोपाल दास ने 2 फरवरी सन 1929 को से करवाया गया। साहित्य सदन अबोहर की जो बिल्डिंग आप यहाँ देख रहे हैं फोटो में, ये अभी भी वहाँ मौजूद है। आप अबोहर जाएं तो ज़रूर यहाँ पहुँचें, यहाँ के पुस्तकालय को देखें और स्वामी जी से जुड़ी चीज़ों को भी वहाँ प्रदर्शित किया गया है। आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम का ही एक जिक्र है। नमक सत्याग्रह संचालन, मुल्तान जेल में बंदी। गांधी जी सन 1930 में नमक सत्याग्रह पर थे। तब स्वामी जी फिरोजपुर जिले के स्वतंत्रता आंदोलन को डिक्टेटर के रूप में चला रहे थे। उनकी सारी पार्टी को गिरफ्तार कर मुल्तान के कुख्यात जेल में भेज दिया गया। एक दिन एक पठान कैदी ने स्नान करते समय स्वामी जी को पीट दिया। जेलर के पास शिकायत पहुंची। वह स्वामी जी के जेल अनुशासन का प्रशंसक था। उसने कसूरवार पठान को सख्त सजा देनी चाहिए। पठान अपने कुछ साथी कैदियों को लेकर स्वामी जी से माफ़ी मांगने जा पहुंचा। स्वामी जी ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि जेलर को भी उसे सजा देने से रोक दिया। गांधी इरविन पैक्ट के अधीन 5 मार्च 1931 को जेल से मुक्त होने पर स्वामी जी ने शिक्षा प्रचार मात्र को ही जीवन का ध्येय बना लिया। अभी तक जो हमने स्वामी केशवानंद जी के बचपन के बारे में, अबोहर के बारे में, उनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना, ये सब संगरिया आने से पहले की घटना थी। अब स्वामी जी का संगरिया में आगमन होता है और यहाँ उनके कार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में अब हम आगे देखते हैं। यहाँ एक सभा का दृश्य है जिसमें मीटिंग चल रही है। स्वामी केशवानंद एवं अन्य लोग मौजूद हैं और एक स्कूल का बोर्ड आप देख रहे हैं, जाट एंग्लो संस्कृत मिडिल स्कूल संगरिया, जिसके बारे में हमने जब भोबिया जी की चर्चा की थी, बहादुर सिंह भोबिया जी की, उसी विद्यालय के बारे में चर्चा हो रही है। बिड़ंगखेड़ा पंजाब निवासी पूर्व सूबेदार चौधरी बहादुर सिंह भोबिया द्वारा 9 अगस्त 1917 को स्थापित जाट एंग्लो संस्कृत मिडिल स्कूल संगरिया सन 1932 में आर्थिक संकट के कारण बंद होने को था। प्रबंधकों ने 18 दिसंबर 1932 की सभा में स्वामी केशवानंद जी को भी आमंत्रित कर रखा था। एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा, स्कूल चलाने में अब हम असमर्थ हैं, अतः इसे बंद कर दिया जावे और इसकी कच्ची इमारत को स्टेट स्कूल का छात्रावास बना दिया जावे। सारी सभा को मौन देखकर स्वामी जी बोले, ओ भले आदमियों, क्या इलाका इतना मुर्दाबाद है कि एक छोटा सा स्कूल नहीं चला सकता? अगर इसे बंद ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया? सभासद बोल उठे, तो स्वामी जी आप ही इसे संभालें, हम आपका साथ देंगे। स्वामी जी ने कुछ देर सोचा और यह बोझ उठाने को तैयार हो गए। यहाँ फिर हम देखते हैं स्वामी केशवानंद जी का जो उनके विचार थे कि शिक्षा प्रसार के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। तो ऐसे पुरुष किस तरह के स्कूल को बंद होते देख सकते हैं, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया। हिंदी प्रेम और हिंदी एक संपर्क सूत्र की भाषा रही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी ने काफ़ी काम किया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की चर्चा यहाँ हम करेंगे। साहित्य सदन अबोहर द्वारा सन 1930 से 1940 तक के वर्षों में हिंदी प्रचार का खूब काम हुआ। सदन हिंदी पठन पाठन और परीक्षाओं का केंद्र था। पुस्तकालय, वाचनालय और लगभग 50 गांवों को चल पुस्तकालय से लाभ पहुंचाता था। हिंदी मासिक दीपक निकालता था तथा वहां सन 1935 में पंजाब
हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। सन 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के आग्रह पर स्वामी जी को अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का प्रबंध भी करना पड़ा, जिसे उन्होंने नागरिकों और नगर पालिका के सहयोग से संपन्न किया। सम्मेलन में अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा, सर्वश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि अनेक विद्वानों ने पहुंचकर उसे सफल बनाया। अबोहर का नाम विश्व के मानचित्र पर उभर आया। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार होने के वजह से बंटवारे के समय इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के साथ रखा गया, नहीं तो हो सकता था कि ये पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता। जाट विद्यालय संगरिया की रजत जयंती। यहाँ हम विद्यालय के अलग अलग बिल्डिंग को देख रहे हैं। आरोग्य मंदिर, प्राण सरोवर, बहादुर सिंह द्वार जो कि संस्थापक रहे 1917 में, जिन्होंने शुरुआत किया था, विद्यार्थी आश्रम, बिना हॉस्टल के स्कूल चलना मुश्किल था, बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आया करते थे। और ये साहित्य मंदिर है, ये बिल्डिंग अभी भी मौजूद है, जहाँ अभी भी 9 अगस्त को हवन का कार्यक्रम होता है, जो स्वामी जी के द्वारा शुरू किया गया था। वो प्रथा अभी भी चली आ रही है। 9 अगस्त ग्रामोत्थान विद्यापीठ का स्थापना दिवस है। ऊपर एक आर्य कुमार आश्रम आप देख रहे हैं, जहाँ बच्चे रहा करते थे। और जो स्कूल की जो मेन बिल्डिंग है वो सरस्वती मंदिर के नाम से जानी जाती है। अभी भी ये बिल्डिंग मौजूद है और इसमें मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी चला करता है। जाट विद्यालय की जिम्मेदारी संभालते ही स्वामी जी इलाके से दान संग्रह और विद्यालय के भवनों के निर्माण में जुट गए। 5 कच्चे कमरों का जाट विद्यालय सन 1942 तक पक्के भवनों व जलाशयों से युक्त एक सुंदर उपनिवेश बन गया। सितंबर 1942 में विद्यालय का रजत जयंती उत्सव रहबरे आजम सर छोटू राम की अध्यक्षता में मनाया गया। बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री श्री के.एम. पन्नीकर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों व इलाके को बधाई देते हुए विद्यालय को राजकीय अनुदान का वचन दिया। चौधरी छोटू राम जी ने भाखरा नहर से पानी पहुंचाने का वायदा किया। स्वामी जी ने विद्यालय को हाई स्कूल में प्रोन्नत करने और गांवों में शाखा शालाएं फैलाने का मन बना लिया। रजत जयंती समारोह पर ये उपलब्धि रही। आगे बात हम करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। आजकल इसकी खूब चर्चा है। सरकारी प्लानिंग भी इस तरह से हो रही है कि लोग जो हैं उद्योग सीखें ताकि आगे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उस उद्योग के बारे में सन 1943 में जाट विद्यालय संगरिया को हाई स्कूल स्तर में उन्नत करवाकर स्वामी जी ने उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की हिंदी और आयुर्वेद परीक्षाओं का केंद्र स्थापित करवाने के बाद मरुस्थलीय गांवों में शिक्षा प्रचार की योजना को मरुभूमि सेवा कार्य पुस्तिका के रूप में छपवा लिया। उन्हीं दिनों उन्होंने गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के अनुरूप कपड़ा बुनाई, सिलाई, काष्ठ कला और टीन का कार्य उद्योग चालू करवाकर उन्हें उद्योग विभाग का नाम दिया और उसका उद्घाटन 5 जनवरी सन 1945 को बीकानेर के महाराजा श्री शार्दुल सिंह से कराया। बहुत बड़ी बात है, बीकानेर के महाराजा जी यहाँ आए और उद्घाटन उन्होंने किया उद्योग विभाग का। उद्योग सीखने वाले छात्रों को निःशुल्क रोटी कपड़ा संस्था की ओर से दिया जाता था। उन्हें उपयोगी हिंदी और गणित की शिक्षा देने के लिए अध्यापक की नियुक्ति भी की गई थी। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शरणार्थी छात्रों को केंद्रीय सरकार से छात्रवृत्तियां दिलाकर यहाँ उद्योग शिक्षा दी गई। इस सीखो और कमाओ योजना से सैकड़ों छात्र लाभ उठाकर सफलतापूर्वक अपनी रोजी रोटी कमाने लगे। सन 1955 से उद्योग विभाग संस्था के उच्च माध्यमिक विद्यालय का अंग बना दिया गया। बहुत बड़ी, बहुत ऊंची सोच स्वामी जी की रही कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, अगर वो हमारे रोजी रोटी का साधन नहीं बन पाता है तो ऐसे में वो व्यक्ति कुछ परेशान रहता है। तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ कमाने का भी जरिया स्कूल ने सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जब हमने चर्चा की, सब जगह जाट विद्यालय
के रूप में जो है संगरिया का विद्यालय आया हमारे सामने। लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसमें हम जो नाम सुनते हैं वो है ग्रामोत्थान विद्यापीठ। तो जाट विद्यालय से ग्रामोत्थान विद्यापीठ कैसे बना उसकी कहानी यहाँ है। यहाँ आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग अब थोड़ा सा और अच्छे कंडीशन में, कुछ नए विद्यालय यहाँ जुड़ चुके हैं। ये ग्रामोत्थान विद्यालय की मुख्य कार्यालय की बिल्डिंग है, विद्यार्थी आश्रम है, हाई स्कूल कार्यालय है, संग्रहालय एवं पुस्तकालय, सरस्वती आश्रम, बहुत बड़ी चीज़ है उस समय के हिसाब से। संस्था में सन 1948 तक हाई स्कूल, संग्रहालय, पुस्तकालय, उद्योग विभाग, औषधालय और रेगिस्तानी गांवों में 50 शाखा स्कूल चालू हो चुके थे। उसी वर्ष स्वामी जी ने इलाके के प्रमुख लोगों की एक सभा बुलाई और जाट विद्यालय के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। सभा ने एक स्वर से प्रस्ताव का विरोध किया। स्वामी जी ने समझाना चाहा कि स्वतंत्र भारत में संकुचित जाति परक नाम उचित नहीं है, तो कई युवक उनके विरोध में उठकर बोलने लगे। प्रश्न को टालने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर निर्णय लेने को एक उप समिति गठित कर दी गई। कुछ माह बाद जब उप समिति भी नाम परिवर्तन में आनाकानी करने लगी तो स्वामी जी बोले, अच्छा तो आप लोग अपना नाम रखें पर केशवानंद को बख्शें और यहाँ से जाने दें। वे झोला डंडा उठाकर चल दिए। जाति नेतृत्व ने एक हितैषी ऋषि के आगे झुकने में ही संस्था का श्रेय समझा और वे स्वामी जी को मनाकर लौटा लाए। स्वामी जी ने संस्था का नाम सुझाया ग्रामोत्थान विद्यापीठ और समिति ने उसे स्वीकार कर लिया। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये निर्णय जो उस समय लिया गया था ये उचित था और अभी जो है ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ सभी जाति धर्मों सबके लिए मान्य है। सब यहाँ पढ़ते हैं और सब इसके प्रति आदर का भाव रखते हैं। मरुभूमि में शिक्षा प्रसार। मरुभूमि राजस्थान की बात हो रही है, रेगिस्तान की बात हो रही है। जाट विद्यालय का नाम ग्रामोत्थान विद्यापीठ करने के बाद स्वामी जी अपनी मरुभूमि सेवा कार्य योजना, जो कि उन्होंने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, उसमें योजना में और अधिक उत्साह से जुट गए। सहयोगियों के साथ वे गांवों में पैदल घूमते हुए ग्राम वासियों को स्कूल खुलवाने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने 15 वर्षों में त्रैवार्षिक शिक्षाशाला, ग्रामोत्थान पाठशाला, बेसिक स्कूल, समाज शिक्षा केंद्र, समाज कल्याण केंद्र नामों से 287 विद्यालय चलाए। उनकी योजना में शिक्षा प्रचार के साथ समाज सुधार, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य रक्षा और ग्रामोत्थान के विचारों का समावेश था। छात्र छात्राओं व प्रौढ़ों ने योजना से भरपूर लाभ उठाया। बागड़ जाग उठा और वहाँ शिक्षा की सरस्वती सतत बहने लगी। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब तक पूरे समाज का, पूरे ग्राम का उत्थान नहीं होता है तब तक संपूर्ण क्रांति नहीं आती है। उसी उद्देश्य को लेकर आगे स्वामी जी ने, वो समय ऐसा था कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कम जगह हमारे पास थी, बहुत कम संसाधन थे और कुछ लोग भी इस तरफ सुस्त थे। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सन 1950 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्त्री शिक्षा के प्रबंध का विचार बनाया। उन्होंने दानवीर ठाकुर गोपाल सिंह जी के परिवार से संगरिया गांव की ओर 3.5 बीघा भूमि दान में प्राप्त कर उसमें महिला आश्रम नाम से भवन बनवाया और उसमें अध्यापिका सावित्री देवी जी के संरक्षण में स्त्री शिक्षा का श्री गणेश कर दिया। संस्था से लगती कुछ और जमीन खरीद कर उसमें नवजीवन औषधालय के लिए एक नया भवन बनवाया और उसी के एक भाग में ग्रामोत्थान प्रेस लगाकर ग्रामोत्थान पत्रिका मासिक का प्रकाशन शुरू किया। सन 1956 में विद्यालय को बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक स्तर का बनवाया गया। एक नए भवन का निर्माण करवाकर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय चालू किया गया और सिलाई और काष्ठ कला के लिए भी उद्योगशाला बनवाई गई। बहुत बड़ी उपलब्धि रही। सन 1950 की बात जब हम कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, इस पे उन्होंने बहुत काम किया। स्वामी जी संगरिया में काम करते रहे, लेकिन उनके नाम की चर्चा बाहर भी होती रही। उनके प्रशंसक हर जगह मौजूद थे और उन्हीं के प्रशंसकों के वजह से उन्हें राज्यसभा तक जाने का मौका मिला। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आम चुनाव में
बीकानेर मंडल से चुने गए प्रायः सभी विधायक लोकसभा सदस्य स्वामी जी के श्रद्धालु और उनके लोकोपकारी कार्यों के प्रशंसक थे। अतः जब 1952 में राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो उन सभी ने स्वामी केशवानंद जी के नाम का प्रस्ताव किया। वे राजस्थान की ओर से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। जब वे दिल्ली में संसद भवन पहुंचे तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, मुझे प्रसन्नता है कि संसद में हिंदी समर्थक एक दाढ़ी तो और देखने को मिलेगी, यानी स्वामी जी भी यहाँ देखने को मिलेंगे। स्वामी जी सन 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे और उन्होंने वहाँ सदा हिंदी का समर्थन किया। संसद सदस्यता के प्रभाव और भत्ता राशि का उपयोग भी वे सर्वथा विद्यापीठ के विकास में ही करते रहे। तो 12 साल का उनका कार्यकाल रहा राज्यसभा सदस्य के रूप में। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो उसके साथ पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। और अपनी इच्छा अनुसार स्वामी जी ने कुछ किताबें छपवाई और उसके लिए प्रेस भी यहाँ लगवाई। देखते हैं, जब हम प्रेस की बात कर रहे हैं तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्वामी जी ने जो काम किया, उनकी पत्रिकाओं का जिक्र यहाँ किया गया है। और दीपक प्रेस अबोहर में, जब स्वामी जी वहाँ अबोहर में थे, उस समय भी उसके प्रेस के द्वारा इन किताबों का जो है प्रकाशन किया गया है। इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। स्वामी जी ने हिंदी भाषा के पठन पाठन और गाँवों की जागृति के लिए पुस्तक प्रकाशन का साधन भी अपनाया। साहित्य सदन अबोहर में चल पुस्तकालय योजना, जिसे हम मोबाइल लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं आजकल, के संचालन के साथ ही देहात में अच्छा साहित्य उपलब्ध कराने के लिए सदन में सन 1933 में दीपक प्रेस लगाकर मासिक पत्रिका दीपक का प्रकाशन शुरू किया गया। उसी प्रेस से उन्होंने सरल स्वास्थ्य साधन, शिक्षा में नई दृष्टि, हिंदी गुरुमुखी प्रवेशिका, उर्दू हिंदी शिक्षक, विश्वधाय गाय, शैतान की लकड़ी, शराब आदि पुस्तकें छापकर गांव में भिजवाईं। सन 1951 में उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में ग्रामोत्थान प्रेस लगाकर उससे मासिक ग्रामोत्थान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कराया। ग्रामोत्थान प्रकाशन मंडल द्वारा हिंदी सिख इतिहास, गुरुमत दर्शन, मानव, ईसप नीति, निकुंज, राधा और राजन, महर्षि सुकरात, विज्ञान के चमत्कार, अस्माकम महान देशः, ऊर्ध्वांग व्याधि विज्ञान आदि पुस्तकें प्रकाशित कराई गईं। इस साहित्य को मरुभूमि स्थित ग्राम्य पाठशालाओं में भेजकर गांव में शिक्षा प्रचार कार्य को गति प्रदान की गई। स्वामी जी ने पुस्तकालय पर काफ़ी काम किया। अब तो हम देखते हैं कि पुस्तकालयों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उस समय स्वामी जी ने, चूँकि हर जगह पुस्तकालय उपलब्ध नहीं थे, तो ऊँटों पर किताबें लेकर गांव-गांव जाया जाता था और एक सप्ताह में जो बच्चे किताब पढ़ लेते थे वो वापस कर देते, अब फिर उसी ऊँट गाड़ी से दोबारा नई किताब ले लेते। तो मोबाइल लाइब्रेरी की सोच उस समय में 1950 की बात है, तब उन्होंने शुरू की थी। अब हम बात करते हैं संगरिया रेलवे स्टेशन की। जो संगरिया रेलवे स्टेशन हम आज के दिन में देखते हैं, जो कि हनुमानगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और भटिंडा से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। ये रेलवे स्टेशन, यहाँ चौटाला रोड लिखा है, बोर्ड भी चौटाला रोड का लगा है, और प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और स्वामी जी साथियों के साथ खड़े हैं। चौटाला रोड रेलवे स्टेशन संगरिया कैसे बना, उस बारे में उस समय का वाकया यहाँ दर्शाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेलवे मंत्री थे भारत सरकार में। ये स्वामी जी के निमंत्रण पर 8 जनवरी 1953 को ग्रामोत्थान विद्यापीठ देखने पधारे। प्लेटफॉर्म पर उतरते उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो मुझे संगरिया ले चल रहे थे, फिर चौटाला रोड स्टेशन पर क्यों उतार लिया? नागरी प्रचारणी सभा काशी के पूर्व साथी सदस्य होने के नाते स्वामी जी मजाक में बोले, यह सब आपके रेलवे विभाग की गड़बड़ है। चौटाला गांव यहाँ से 4 मील दूर है, पर इस संगरिया गांव के स्टेशन का नाम चौटाला रोड रखा हुआ है। रेल से संगरिया आने वाले लोगों को टिकट मांगने में बड़ी कठिनाई होती है। शास्त्री जी 2 दिन संस्था में रुके, बड़े प्रसन्न हुए और दिल्ली लौटते उन्होंने रेलवे अधिकारियों को आदेश दिया, जिससे यहाँ का रेलवे स्टेशन का पुराना नाम चौटाला रोड बदलकर संगरिया कर दिया गया और लोगों को इससे बड़ी सुविधा होने लगी।
आगे बात करते हैं, संगरिया से बाहर एक जगह है महाजन। जब आप बीकानेर जाते हैं ट्रेन से तो रास्ते में महाजन रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ पर स्वामी जी ने, जैसे हमने शुरू में देखा कि 287 स्कूल स्वामी जी ने स्थापित किए थे, तो उसी में एक महाजन का जो विद्यापीठ है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। स्वामी जी अपनी मरुभूमि सेवा कार्य योजना के अंतर्गत मरु क्षेत्र के किसी स्थान पर स्त्री शिक्षा केंद्र की स्थापना का विचार बनाया। इसके लिए महाजन के ठाकुर रघुवीर सिंह ने सन 1950 में उन्हें 501 बीघा भूमि और 1001 रुपये दान में दिए। उस भूमि में स्वामी जी ने एक प्रौढ़ शिक्षा कैंप लगवाया जिसमें 40 प्रौढ़ स्त्री पुरुषों ने भाग लिया। 3 वर्ष के दान संग्रह से वहाँ विद्यालय के कुछ कमरे, रसोई घर और पानी का एक कुंड बनकर तैयार हुआ। संस्था का नाम कस्तूरबा ग्रामोत्थान महिला विद्यापीठ महाजन रखा गया। बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ा महिलाओं को प्राइवेट मैट्रिक परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था की गई। संस्था का उद्घाटन उत्सव दिल्ली विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर सुशीला नैयर के मुख्य आतिथ्य और श्रीमती कमला बेनीवाल उप शिक्षा मंत्री राजस्थान के सभापतित्व में सन 1954 में संपन्न हुआ। 1950 की ये बात है जब उन्होंने एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ा महिलाओं के प्राइवेट मैट्रिक परीक्षा दिलवाने के बारे में उन्होंने सोचा। कितनी बड़ी सोच है। ये काम जो है स्वामी जी ही कर सकते थे, आम मानव के बस की बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि स्वामी जी सभी धर्मों का, सभी जाति का बराबर सम्मान करते थे। उसी सिलसिले में स्वामी जी ने सिख इतिहास को हिंदी में प्रकाशन करवाया था। जब हरि मंदिर साहिब अमृतसर में स्वर्ण पत्र का जीर्णोद्वार हो रहा था, उसमें एक कार्यक्रम में स्वामी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस समय का दृश्य आप देख रहे हैं। स्वर्ण मंदिर, स्वामी जी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए उस प्रकरण के बारे में जानते हैं। स्वामी केशवानंद जी उदासी मत में दीक्षित हुए थे। उदासी साधु गुरु नानक देव जी की वानियों के प्रचारक थे। अतः गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए स्वामी जी ने ठाकुर देसराज जी से हिंदी में सिख इतिहास लिखवाकर प्रकाशित कराया, जिसे सिख विद्वानों और मुखिया लोगों ने बहुत पसंद किया। उनके इस कार्य के लिए कृतज्ञता जताने के भाव से 17 अक्टूबर सन 1956 को हुए हरि मंदिर साहब के स्वर्ण पत्रों के जीर्णोद्वार उत्सव के मुख्य अतिथि बनाकर स्वामी जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रकट की। उनके मानव मात्र के लिए कल्याणकारी उपदेशों को जीवन में उतारकर परस्पर भाईचारे से रहने का संदेश दिया। एकत्र सर्वधर्म संगत ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जय घोष से स्वामी जी के विचारों का अनुमोदन किया। स्वामी जी की यात्रा आगे चलती रही। जिक्र आता है सन 1953 का, जहाँ स्वामी जी को, स्वामी केशवानंद जी को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। स्वामी जी इसको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें और लोगों का नाम जोड़ा गया, जिससे स्वामी जी जो हैं ने हाँ भर दी। देखते हैं क्या जिक्र है उसके बारे में। सन 1953 में स्वामी जी के निमंत्रण पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ को देखने आए 13 संसद सदस्यों में हिंदी विद्वान डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी भी थे। उन्होंने संस्था को देखकर और स्वामी जी की जीवन गाथा सुनकर स्वामी जी के श्रद्धालुओं को उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का सुझाव दिया। स्वामी जी ने ऐसे अभिनंदन ग्रंथ से इनकार कर दिया। चतुर्वेदी जी ने तर्क दिया कि अभिनंदन ग्रंथ में स्वामी जी के जीवन और उन द्वारा स्थापित संचालित संस्थाओं के परिचय के साथ बड़े भागों में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले भूले बिसरे क्रांतिकारियों का भी इतिहास दिया जाएगा, जिसके लिए स्वामी जी को निमित्त बनाया जा रहा है। इस पर स्वामी जी सहमत हो गए। अभिनंदन ग्रंथ डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी और ठाकुर देसराज द्वारा संपादित कर तैयार किया गया और 8 मार्च 1958 को एक विशाल जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा स्वामी जी को उनकी 75वीं वर्षगांठ पर भेंट किया गया। श्रद्धालु सभा ने हर्ष ध्वनि से जय जयकार कर स्वामी जी का अभिनंदन किया। बहुत ही सुंदर दृश्य उस समय का, जब
मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, अपने हाथों से अभिनंदन ग्रंथ स्वामी जी को दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, साथ में इंदिरा जी खड़ी हैं और एक तरफ स्वामी केशवानंद जी हैं। नेहरू जी ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्वामी केशवानंद जी के निमंत्रण पर पधारे और उस समय का वाकया, पंडित जवाहरलाल नेहरू सूरतगढ़ फार्म देखने आने वाले थे। स्वामी जी ने उन्हें संगरिया बुलाने का कार्यक्रम बनाकर इलाके में प्रचार कर दिया। फिर वे उन्हें निमंत्रित करने दिल्ली जा पहुँचे। नेहरू जी थोड़ी आनाकानी करने लगे। स्वामी जी बोले, आप हमारे इलाके में पहली बार जा रहे हैं। देहात के लोगों को मैंने आपके दर्शनों का विश्वास दिलाया है। आपके न जाने से लोग निराश होंगे। ये उस समय की बात है जब स्वामी जी उनके ऑफिस में उनको निमंत्रण देने गए थे। इस पर नेहरू जी ने घंटे भर के लिए संगरिया आने का वायदा किया। वे 1 अप्रैल 1959 को अपनी पुत्री इंदिरा गांधी सहित विशेष रेलगाड़ी से संगरिया पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी उनके स्वागत में आना पड़ा। नेहरू जी ने विद्यापीठ को विशेष रूप से संग्रहालय को देखा। संग्रहालय भवन के छज्जे से भाषण देते हुए उन्होंने उपस्थित जन समूह से कहा, आप सबको देहात की संस्था से लाभ उठाना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसी संस्थाएं जगह जगह हों। स्त्रियों को पर्दा त्याग कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और देश की उन्नति में सहायक बनना चाहिए। स्वामी जी को मैं ऐसी संस्था बनाने के लिए बधाई देता हूँ। लोगों ने जय जयकार कर उनका अनुमोदन किया। 1 घंटे के लिए संगरिया आए नेहरू जी विद्यापीठ में 3 घंटे लगाकर सूरतगढ़ के लिए रवाना हुए। बहुत बड़ी बात संगरिया के लिए, ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए कि देश के प्रधानमंत्री स्वामी जी के बुलावे पर यहाँ आए और लोगों से रूबरू हुए और तारीफ करके गए स्वामी जी की, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की। कृषि महाविद्यालय का स्थापना, इसके पीछे की क्या कहानी है, कितने मुश्किलों से विद्यालय बना, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में गंग भाखरा राजस्थान नहरों का पानी मिलने लगा था। अतः सन 1959 में स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ में कृषि महाविद्यालय खुलवाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। जब 1961 तक भी विश्वविद्यालय से अनुमति न मिली तो वे यह प्रतिज्ञा करके कि संस्था से बाहर चले गए कि जब तक संस्था में कृषि कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक वे संस्था में नहीं आएंगे। 80 वर्षीय संत की प्रतिज्ञा की गूंज जब विधानसभा में सुनाई पड़ी तो राजस्थान सरकार सावचेत हुई और अगस्त सन 1962 में महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल गई। स्वामी जी संस्था लौट आए और उनकी दिन रात की दौड़ भाग से सन 1965 में शिक्षा महाविद्यालय, सन 1968 में कॉलेज में विज्ञान और कला संकाय की कक्षाएं चालू हो गईं। छात्राओं के लिए सावित्री छात्रावास बन गया। सन 1967 में उन्होंने संस्था की स्वर्ण जयंती मनाने और उससे पूर्व अन्य कई विकास कार्य कर लेने का संकल्प कर लिया। इन बढ़ती योजनाओं में उनका साथ देने का साहस अन्य कोई न कर पाया। कठोर परिश्रम से उन्हें टीबी हो गई और उनका एक फेफड़ा नष्ट हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, पर वे कर्मयोगी थे, कर्म के पथ पर आरूढ़ रहे। ग्रामोत्थान विद्यापीठ में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन हुआ। इनके साथ साथ कई महानुभावों का, ऋषियों का, मुनियों का भी आगमन होता रहा। यहाँ 3 नाम का जिक्र है। हम स्वामी जी के साथ विनोबा भावे जी को देख रहे हैं, जो कि भूदान के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। देखें उस समय का प्रकरण। स्वामी जी एक निष्ठावान कर्मयोगी थे, अतः उनका संपर्क भी कर्मयोगी संतों से ही था। भूदान पदयात्रा पर निकले संत विनोबा भावे हरियाणा को पार कर राजस्थान में 24 दिसंबर 1959 को सर्वप्रथम ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्वामी केशवानंद जी के अतिथि बने। उन्होंने 25 दिसंबर को संस्था में अध्यापकों, छात्रों की सभा में मानवता के मसीहा ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया।
स्वामी जी ने कहा, विनोबा जी की तरह हम भी कृषि महाविद्यालय के लिए भूमि दान ले रहे हैं। हम दोनों का मिशन एक ही है। स्वामी जी नामधारी सिख गुरुओं के उत्तम गौपालक होने के नाते सदैव प्रशंसक रहे। उन्होंने गुरु जगजीत सिंह जी को 17 मार्च 1963 को निमंत्रित किया। गुरु जगजीत सिंह जी यहाँ चित्र में हैं हमारे सामने। उन्होंने विद्यापीठ के कार्यकलाप को देख कृषि महाविद्यालय के दुग्ध उद्योग विभाग के लिए अपने जीवन नगर हरियाणा फार्म से अच्छी नस्ल की 5 गौवें दान में भिजवाईं। नवंबर 1965 में अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी का शिष्यों सहित ग्रामोत्थान विद्यापीठ में आगमन हुआ। स्वामी जी ने साथ होकर उन्हें पूरी संस्था दिखाई। विद्यादान के इस कार्य से वे अति प्रसन्न हुए। छात्र अध्यापक सभा में उन्होंने अनुव्रत की जीवन में उपयोगिता समझाई और स्वामी जी को जैन साहित्य की पुस्तकें भेंट की। इसी कड़ी में आगे हम स्टेज पर देखते हैं बाबू जगजीवन राम जी को, जो कि विद्यापीठ में पधारे। और बाबू जगजीवन राम जी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्वामी जी के निमंत्रण पर 9 मार्च सन 1968 को दलित जाति के मसीहा बाबू जगजीवन राम केंद्रीय खाद्य मंत्री ग्रामोत्थान विद्यापीठ में पधारे। उनके स्वागत में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, उनके मंत्रिमंडल सदस्य चौधरी कुंभाराम आर्य और श्री अमृतलाल यादव भी पहुंचे। सभा में श्री जगजीवन राम को अभिनंदन पत्र भेंट करने के बाद अपने भाषण में स्वामी जी ने कहा, यहाँ के छात्रावासों में जातिगत भेदभाव के बिना सभी जातियों के छात्रों को प्रवेश दिया जाता था और वे एक ही भोजनालय में भोजन करते थे। सन 1954 में राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के शर्तों के कारण हमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अलग छात्रावास का प्रबंध करना पड़ा। हम समझते हैं कि हम तो समाज में अस्पृश्यता का कलंक मिटाना चाहते हैं, पर अफसोस है कि सरकार उसे बनाए रखना चाहती है। श्री जगजीवन राम भी स्वामी जी को कोई समाधान नहीं दे सके। राजस्थान का यह निजी संस्था द्वारा संचालित सबसे पुराना छात्रावास बाबू जगजीवन राम छात्रावास नाम से अब भी ग्रामोत्थान विद्यापीठ में चल रहा है। यहाँ हम स्वामी जी की सोच को देखते हैं कि उन्होंने सभी छात्रों को एक ही छात्रावास में रहने की सुविधा दी और साथ रहना उनको सिखाया, जबकि सरकारी आदेश ये था कि उन बच्चों के लिए अलग से छात्रावास बनाया जाए। तो चूँकि सरकारी आदेश था और इस निमित्त वहाँ से बजट आता था, इस वजह से अलग से छात्रावास बनाया गया, जबकि स्वामी जी की अपनी इच्छा ऐसी नहीं रही। स्वामी जी द्वारा संग्रहालय निर्माण। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, तो पुस्तकों का जिक्र आता है और पुस्तकों के साथ साथ हम जो है संग्रहालय में जो प्रदर्शित चीज़ें हो रहती हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसी सोच के साथ स्वामी जी ने इन चीज़ों का संग्रह किया, जिसने बड़े होकर एक संग्रहालय का रूप लिया। स्वामी केशवानंद जी ने फाजिल्का, अबोहर, मुक्तसर, श्रीगंगानगर आदि स्थानों पर जोधपुर राजकीय संग्रहालय के अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ की सम्मति पर पुस्तकालयों के साथ छोटे संग्रहालय भी आरंभ किए। संग्रहालय स्थापना का यह कार्य उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ में भी किया। वे कांग्रेस अधिवेशनों, मेलों, जलसों तथा दूरस्थ तीर्थ स्थानों में जाकर लौटते समय संग्रहालय के लिए कलात्मक वस्तुएं अवश्य लाते। इलाके के प्राचीन घरानों के घरों से वे कसीदाकारी वाले कपड़े, पुराने कलापूर्ण बर्तन, हथियार, सिक्के आदि मांग लाते थे। संसद सदस्य रहते समय उन्होंने अपनी गाड़ी की निःशुल्क यात्रा और भत्ते की संपूर्ण राशि का उपयोग संग्रहालय वृद्धि में किया। इस संग्रहालय को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य तुलसी आदि महापुरुषों ने देखकर इसकी प्रशंसा की थी। सर छोटूराम ग्रामोत्थान विद्यापीठ के हितैषी और स्वामी जी के कार्यों के प्रशंसक प्रेरक थे। अतः संग्रहालय का नाम सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय रखकर स्वामी जी ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अभी भी जो आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मौजूद है और इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर संग्रहालय चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप ज़रूर
आएँ, देखें और स्वामी जी द्वारा एकत्रित जो कलाकृतियाँ हैं उनका अवलोकन करें, आनंद उठाएं और सीखें। शिक्षा की बात होती है तो सिर्फ एक बच्चे के शिक्षित होने से ही काम पूरा नहीं होता है। जब तक पूरा समाज शिक्षित ना हो, बुराइयों से दूर ना हो, तब तक हमारा काम जो है पूरा नहीं माना जाता है। स्वामी जी की ये सोच थी और उसी सोच को लेके स्वामी जी ने समग्र ग्राम्य विकास योजना पर काम किया। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से शराब को बुरी चीज़ दिखाई गई है। पापों की जड़ जो है शराब है, नशा है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। सन 1968 में स्वामी जी श्री गंगानगर जिला सर्वोदय मंडल और जिला नशाबंदी समिति के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने प्रचार के लिए नशाबंदी प्रदर्शनी के चार्ट बनवाकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ में लगवाए। इलाके के लोगों की एक सभा में उन्होंने कहा कि हमने गाँवों को आदर्श रूप देना है, पुराने भाईचारे को फिर लौटाना है। हम पूरे इलाके को सुखी, संपन्न, निर्व्यसन, भरा पूरा देखना चाहते हैं। इसके लिए हम ये आवश्यक समझते हैं कि जन्मोत्सव पर छूछक, सिर धोवन आदि लघु दहेज हटाएं, विवाह में दहेज, दिखावा, फिजूल खर्ची बंद हो, छोटी बारात हो, दिन में फेरे हों, मृत्यु भोज, रस्म पगड़ी, उठावनी के लेन देन जैसे रिवाज छोड़े जाएं, स्वास्थ्य और धन के शत्रु शराब, तंबाकू एवं अन्य नशों से छुटकारा पाएं, मुकदमे थानों अदालतों में न ले जाकर गांव में ही पंच फैसले से निपटाएं, पैसे का सदुपयोग अपने संतान को शिक्षित बनाने में करें। बहुत बड़ी बात थी ये। कार्यक्रम की यह छोटी सी शुरुआत आपके गांवों को प्रगति पथ पर अग्रसर करेगी। हम संस्था में जल्दी ही सर्व खाप पंचायत का अधिवेशन बुलाकर इन सब बातों के लिए प्रस्ताव पारित कराने की योजना भी बना रहे हैं। स्वामी जी का ये रूप ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी सरकार चला रहे थे। अपने दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने न सिर्फ संगरिया बल्कि आसपास के गांवों और लोगों को भी प्रभावित किया और एक अच्छा जीवन देने का प्रयास किया। 1972 की बात हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा ये। स्वामी जी का अंतिम उद्बोधन आप समझ सकते हैं। स्वामी जी ने अंतिम सांस इसी वर्ष ली। 15 अगस्त को स्वामी जी ने झंडा फहराने के बाद लोगों को संबोधित किया। कुछ काम पूरे ना होने के वजह से थोड़े दुखी भी थे, थोड़े नाराज भी थे। इधर इनकी उम्र भी ज़्यादा हो चली थी, कुछ बीमारी ने भी परेशान कर रखा था। सुनते हैं स्वामी जी का उद्बोधन 1972 का। स्वामी जी ग्रामोत्थान विद्यापीठ में सन 1972 के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के अध्यक्ष थे। सन 1971 में पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना की शानदार विजय की याद में संगीत मास्टर और छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ उस युद्ध में शहीद वीरों की प्रशंसा में गीत गाए। स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण सारांशतः यह था, आप लोग देशभक्तों के गीत तो गाते हो, पर देश तो क्या जिस संस्था में रहते हो उसके लिए भी कुछ नहीं करते। हम लोगों ने कहा कि संस्था की स्वर्ण जयंती मनाई जाए। हम उस काम में लग गए, पर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, ना प्रबंधकों ने, ना अध्यापकों ने और ना ही छात्रों ने। स्वामी जी अपनी नाराजगी यहाँ दिखा रहे हैं। कृषि कॉलेज के कमरे, छात्रावास एवं कन्या विद्यालय की प्रयोगशालाएं अधूरे हैं, तो स्वर्ण जयंती कैसे मनाई जावे? तुम साथ दो या ना दो, मैं तो काम करूँगा ही, चारपाई पर पड़ा नहीं मरूंगा, ना किसी से अपनी सेवा कराऊंगा। तुम अपना कर्तव्य सोचो, तभी संस्था और देश का भला होगा। ये उद्बोधन स्वामी जी के थे। विद्यापीठ परिवार के सामने यह उनका सबसे अंतिम रोष भरा उलाहना था। 1972 सितंबर का महीना। स्वामी जी ग्रामोत्थान विद्यापीठ के काम से, धन संग्रह के काम से बाहर गए हुए थे। लौटते समय दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि तबीयत खराब होने के वजह से कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था। चलते चलते जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। उस समय का जिक्र यहाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के
अधूरे कामों को पूरा करने साहित्य सदन अबोहर और कस्तूरबा ग्रामोत्थान महिला विद्यापीठ महाजन की सहायता हेतु स्वामी जी सितंबर 1972 के आरंभ में दान संग्रह के लिए मद्रास गए। आज के समय में भी हम देखते हैं कि मद्रास जाना हो तो 10 बार आदमी सोचता है, लेकिन उस समय कितनी कठिनाइयों से वहाँ जाना और आना होता होगा, सोचिए आप। लौटते समय 13 सितंबर 1972 को वे दिल्ली के ताल कटोरा मार्ग पर चलते चलते परलोक गमन कर गए। प्राणांत के समय ना कोई सामान उनके पास था, ना ही कोई व्यक्ति साथ था। दिल्ली पुलिस से सूचना पाकर उनका पार्थिव शरीर संगरिया संस्था में लाया गया, जहां अबोहर, फाजिल्का, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, फतेहाबाद इलाकों के हजारों श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन को एकत्र हुए। उनकी अंत्येष्टि संस्था की सीमा में ही श्रद्धा सम्मान सहित 15 सितंबर 1972 को किया गया। मैं यहाँ ये बात जोड़ना चाहूँगा, जहाँ इस समय हम खड़े हैं, जहाँ स्वामी जी की मूर्ति थी, जहाँ पर इस मंदिर में इसी जगह स्वामी जी का जो है अंतिम संस्कार किया गया था 1972 15 सितंबर को। 13 सितंबर को उनका देहांत दिल्ली में हुआ था और 2 दिन बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था। चित्र में भी आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर के द्वारा पूरे संगरिया में जो है उनके अंतिम यात्रा निकाली गई थी, ताकि सभी लोग अपने श्रद्धा सुमन उन्हें भेंट कर सकें, दर्शन कर सकें। त्याग मूर्ति कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी घर से खाली हाथ निकले थे। उन्होंने समाज सुधारक, हिंदी प्रचारक, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, शिक्षाशाला संस्थापक, मरुभूमि सेवा कार्य संचालक रूपों में 65 वर्ष तक लोक हितैषी कार्य किए, जिनके लिए लोगों से करोड़ों रुपए का दान मांगकर उन्हीं के हित में व्यय कर दिया। सच्चे साधु के नाते स्वयं मांग कर खाना खाया, कपड़ा मांग कर पहना। स्वामी जी का अलौकिक आदर्श शताब्दियों तक लोक सेवकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता रहेगा। स्वामी जी के इस कार्य के लिए भारत सरकार ने भी इनके काम को सराहा और उनके सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट का आप चित्र यहाँ देख पा रहे हैं। स्वामी केशवानंद जी महाराज के जन्म शती वर्ष सन 1983 में उनके श्रद्धालु जन ने उनकी स्मृति को चिरस्मयी और उनके लोकोपकारी कार्यक्रमों को चालू रखने में सहयोग देते रहने के निमित्त स्वामी केशवानंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उनकी तपोभूमि संगरिया में की। इलाके के उदारमान सज्जनों ने ट्रस्ट के स्थायी कोष में दान की प्रभुत आहुतियां देकर उसे स्थायित्व प्रदान किया। क्षेत्र की जन भावना के अनुरूप स्वामी जी पर डाक टिकट निकालने के लिए ट्रस्ट ने आरंभ से ही भारत सरकार से पत्र व्यवहार आरंभ कर दिया था। सतत स्मरण दिलाते रहने पर भारत सरकार के डाक विभाग ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी जी की प्रभावी भागीदारी को स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता दिवस 1999 को उन पर एक डाक टिकट जारी कर उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया। ये स्वामी जी के जीवन के बारे में हमने पूरी चीज़ें देखी। उनका जन्म सीकर के मंगलूना गांव से लेकर अबोहर, फाजिल्का होते हुए संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ में जो उन्होंने कार्य किया। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, इस क्षेत्र के लोग जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, ये सभी का श्रेय स्वामी जी को जाता है। आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा है। आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ, स्वामी जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।